डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेबी के बारे में और आपको बताऊंगा कि जो हम शेयर खरीदते हैं या शेयर को कंट्रोल करते हैं या शेयर को परचेजिंग वगैरह करते हैं या सेल करते हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है। भारत में सेबी का क्या रोल है, सेबी किस तरीके से कार्य करती है, सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। इन सब बातों को जानने से पहले मैं आपको बताता हूं सेबी के बारे में। स्टूडेंट्स, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, सेबी का जो एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1988 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ भारत में, और सेबी का काम 1988 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इसका काम स्टार्ट हुआ। इसको ऑथराइजेशन दिया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑथराइजेशन की, ऑथराइजेशन एक्ट 1992। स्टूडेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हुआ, लेकिन इसको जो पावर्स दी गई मार्केट को चलाने के लिए सेपरेट बॉडी के रूप में, वो 1992 में दी गई। 92 में इसे पावर्स मिल गई। अब ये जो सेबी है स्टूडेंट्स, ये सेबी कंट्रोल किसे करेगा। कंट्रोल की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है। अब कैपिटल मार्केट में आता क्या क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार। शेयर, डिवेंचर, और हम बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड। स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट में शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड यूटिलाइज होते हैं। इनको खरीदा जाता है, इनको बेचा जाता है। अगर सेबी कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है तो इसके रूल एंड रेगुलेशन भी कौन ऑपरेट करता होगा, कौन बनाता होगा इनको? सेबी बनाती होगी। भारत में सभी कंपनियों के शेयर्स मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले वो सेबी में रजिस्टर्ड होती हैं कंपनियां। उसके बाद वो अपने शेयर मार्केट में इशू करते हैं, जिसके द्वारा पब्लिक जो होती है उनमें अपनी जो शेयर की होल्डिंग है वो लेना चाहती है तो ले सकती है, शेयर परचेज कर सकती है, शेयर सेल कर सकती है, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये सभी काम सेबी की देखरेख में होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं शेयर। शेयर का मतलब क्या है? सब लोग पढ़ते भी हैं शेयर, शेयर, भाग, बट पता नहीं होता इसका मतलब क्या है। पहले आपको मतलब बताता हूं, इसको समझ लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स, शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज का हिस्सा यानी पार्ट। मान लीजिए एक कंपनी है, स्टूडेंट्स, और इस कंपनी में पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो डिवाइड कर ली गई है कुछ हिस्सों में। मान लीजिए 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है। अगर 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है तो 100 रुपए को इन अलग अलग पार्ट्स में बांट लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, तो जितने टुकड़े होते हैं, जैसे पिज्जा की बात करते हैं आप, पिज्जा के 4 टुकड़े होते हैं तो पहला हिस्सा क्या हो जाएगा? शेयर। तो बड़ी सी कैपिटल के छोटे छोटे भाग क्या हो जाएंगे? शेयर। ये बड़ी सी कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से क्या कहलाएंगे? शेयर। तो कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है और उसे जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होता है और वो ग्रोथ करती है तो कैपिटल का, पैसे का अरेंजमेंट उसे चाहिए, पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। तो वो क्या करती है कि अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है सेबी में और अपने शेयर यानी बड़ी सी कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से पब्लिक के लिए इनवाइटेड कर देती है और पब्लिक उन शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और उसको पैसे पहुंच जाते हैं कंपनी को। ये शेयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स,
तो शेयर दो टाइप से डिवाइड होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। ये दो तरह के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं स्टूडेंट्स जो हमेशा कंपनी के खत्म होने पर, कंपनी के जीवन काल में उनका पेमेंट नहीं होता। मतलब पेमेंट यानी जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो शेयर्स मार्केट में ही रहेंगे, पब्लिक के पास। उसके शेयर होल्डर यानी उसके जो ऑनर हैं वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन वो शेयर मार्केट में ही रहेंगे। अगर कंपनी बंद हो जाती है या खत्म हो जाती है, कंपनी का अस्तित्व या लाइफ खत्म हो जाती है उसकी, तो शेयर्स का पेमेंट हो जाएगा। अब वो पेमेंट या तो पूरा होगा या पार्टली होगा। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, यहां पर देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफरेंस का मतलब बड़ी आसानी से समझ में आएगा, हिंदी में अधिकार अंश बोलते हैं। ये वो शेयर्स होते हैं जिन पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। मान लीजिए 10% पे हमने लिए हुए हैं, तो 10% आपको प्रॉफिट कंपनी को कितना भी हो, लेकिन आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 10%। 10% मिलेगा आपको। और प्रेफरेंस का मतलब जब पेमेंट होता है शेयर्स का, तो कंपनी इनको एक निश्चित लिमिट के बाद, समय के बाद, या जो भी इनका टाइमिंग पीरियड दिया होगा उसके अनुसार उसकी पेमेंट कर देगी। तो सबसे पहले अगर पैसा दिया जाएगा तो किनको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जैसे हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो हम सबसे पहले खाना लगाकर किसको देते हैं? रिलेटिव्स को। तो जो प्रेफरेंस है, जब पेमेंट दी जाती है तो सबसे पहले पेमेंट किसे किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स को। स्टूडेंट्स, दो तरह के शेयर है हमारे पास, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब बात करते हैं कि इन शेयर्स के बारे में, इनको खरीदा कैसे जाए, कहां से खरीदा जाता है, कैसे खरीदें, ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। अगर आपको कभी भी शेयर खरीदने हैं तो सबसे पहले अकाउंट कैसे ओपन होंगे, किस तरीके से अकाउंट ओपन कराने होंगे और कैसे ऑपरेट होंगे, ये भी देख लेते हैं जरा। अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी मार्केट को कंट्रोल करता है और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहां BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE में अपना अकाउंट खुलवाना होगा। वो कैसे खुलाया जाएगा ये इसका बताता हूं। कंपनी यहां रजिस्टर्ड होती हैं भारत में, NSE और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना एक्सचेंज है भारत का, और इस एक्सचेंज में कंपनियां अपने आप को रजिस्टर्ड करती हैं, NSE में और BSE में। NSE BSE में रजिस्टर्ड हो जाती हैं कंपनियां, और आपको शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होगी। डीमेट अकाउंट आपका एक सेविंग अकाउंट होगा, वो SBI में भी हो सकता है, BOB में भी हो सकता है, और HDFC, इस किसी भी बैंक में आपका एक अकाउंट हो सकता है, या कोई ब्रोकर कंपनी हो सकती है, जो ब्रोकर कंपनी हो सकती है जिसमें इंडिया बुल्स हो सकती है, इंडिया बुल्स हो सकती है। आप सबसे पहले एक सेविंग अकाउंट खोलेंगे। सेविंग अकाउंट आपने खोल लिया, और डीमेट अकाउंट आप इनमें से किसी भी बैंक के साथ खोल सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के साथ जो कि प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके साथ खोल सकते हैं। जैसे इंडिया बुल्स मैंने एग्जांपल दिया, HDFC दिया, BOB बड़ौदा बैंक भी आपको बताया। इनमें से किसी के साथ आप एक डीमेट अकाउंट भी खोल लें, और सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट इस डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाता है स्टूडेंट्स, लिंक हो गया। अब जब भी आप शेयर खरीदेंगे तो इस डीमेट वाली कंपनी यानी इनके थ्रू वो शेयर्स यहां से या फिर यहां से खरीदा जाएगा। आप या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यानी BSE में शेयर खरीदेंगे, या फिर NSE में खरीदेंगे। आपने इनको कॉल किया, इनके थ्रू आपने शेयर खरीदा, या तो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा कोई ना कोई, या आपके RM मिलेंगे आपको, रिलेशनशिप मैनेजर, वो आपकी परचेजिंग करेंगे। तो आप जब शेयर यहां से इनको खरीदते हैं, BSE में या NSE में शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी के
जिस भी कंपनी के थ्रू या जिस भी बैंक के थ्रू आप कर रहे हैं उसके पूल अकाउंट में शेयर आ जाते हैं, पूल अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। और जब पूल अकाउंट में शेयर आएंगे तो इन कंपनीज के पास ये शेयर होल्ड हो जाएंगे कैश मार्केट में, यानी इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। और शेयर यहां पूल अकाउंट में कुछ समय के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। वो कहां ट्रांसफर होंगे एक बार ये भी देखते हैं। या तो ये शेयर, यहां बात करते हैं NSDL या फिर CDSL, ये शेयर पूल अकाउंट से या तो इसमें या फिर NSDL में आ जाएंगे। और ये जो अकाउंट में ये जो शेयर हैं इनमें होल्ड हो जाते हैं, इनमें होल्डिंग आपकी रखी रहती है। और ये अकाउंट दोनों ऑपरेटेड होते हैं, ये दोनों अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट हैं और इन अकाउंटों में आपके शेयर होल्ड हो जाते हैं। अब आप शेयर खरीद रहे हैं तो बाय कब करना चाहिए आपको शेयर और सेल कब करना चाहिए। आप समझिएगा कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट ये बीच का मार्जिन है, तो आपको करना क्या होगा, जब आप सस्ता खरीदेंगे, सस्ता मतलब बाय, जब आप सस्ता खरीदते हैं यानी जब शेयर के प्राइस गिर जाते हैं, मार्केट वैल्यू कम होती है तो आप खरीद लेंगे। और जब मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, गोइंग टू बी अप, तो आप सेल कर देंगे, आप सेल करेंगे। तो मार्केट में शेयर कब गिर रहा है या कब बढ़ रहा है आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, कुछ चीजों को देखना होगा। तो अगर आप मार्केट को स्टडी करते हैं, मार्केट को स्टडी करने के अलग अलग तरीके हैं। तो शेयर में सबसे पहले आपको कंपनी को स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है, सबसे पहले आप कंपनी स्टडी करेंगे। तो कंपनी की स्टडी करने के लिए आपको उसके प्रॉफिट्स देखने होंगे कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी कब प्रॉफिट कमाती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करती है, कंपनी का पीई रेशियो कितना है, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, यह आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। प्राइस रेशियो अगर बढ़ा हुआ है तो आप शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी मार्केट वैल्यू में वो अगर कंपनी के शेयर डाउन जा रहे हैं तब आप खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो आपको किसी शेयर को खरीदना है तो पहले उसे वॉच कीजिए, कुछ समय तक वॉच कीजिए, रेगुलरली देखिए वो कब गिरता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है तब गिरता है, या फिर मॉनेटरी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में कोई फ्लो आता है तब गिरता है, या उसके नतीजे यानी जब रिजल्ट आते हैं कंपनी के वो क्वार्टरली आते हैं, ईयरली आते हैं, तो वो कब गिरता है कब बढ़ता है ये आपको वॉच करना पड़ेगा। अब जब प्रॉपरली आप वॉच करते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी सेगमेंट वही होगा, सेम एज जब आप उसको वॉच कर रहे हैं तो शेयर कब बढ़ रहा है कब गिर रहा है आपको देखना होगा स्टूडेंट्स। तो वो चीज आप समझ सकते हैं कि शेयर कब खरीदना है, जब उसका पी रेशियो अच्छा हो, कंपनी की वेल्थ अच्छी हो, कंपनी के पास लोन कम हो और उसकी जो कैपिटल है, जो उसका एसेट वैल्यू है वो ज्यादा हो। तो कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए आपको एक तो पी रेशियो निकालना पड़ेगा उसका, या देख लेंगे आप, नेट पे सब अवेलेबल होता है, आप प्रॉपरली अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट भी मिल जाती है स्टूडेंट्स। तो किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से चलता है और यहां से जो पैसा कलेक्ट करती हैं कंपनियां वो इन्वेस्टमेंट करती हैं आगे और प्रॉफिट कमाती हैं। प्रॉफिट अगर अच्छे होंगे तो कंपनी की शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन कई बार ऐसी पॉलिटिकल न्यूज आ जाती हैं या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस होने की वजह से वो कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं शेयर्स। अफवाहें भी, रूमर्स पे भी काम करते हैं शेयर्स, अफवाहें उड़ती हैं तो उसके हिसाब से भी शेयर्स की वैल्यू घटती है बढ़ती है। अभी आपको मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। फुटबॉल तो आप खेलते होंगे और फुटबॉल के बारे में आपको बताता हूं कि फुटबॉल के एक महान प्लेयर हैं जिनको आप जानते हैं, रोनाल्डो। उन्होंने अभी कोक कंपनी की जो कोको कोला है उसकी बोतल्स को उठाकर साइड में रखा, अपने जहां पर वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे वहां पर उनकी बोतल्स को साइड में रखा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, उन्होंने सिर्फ एक एक्टिविटी की और उसकी जगह वाटर बोतल को रिप्लेस कर दिया। इस एक्टिविटी की वजह से उस कंपनी के शेयर यानी कोको कोला कंपनी के शेयर बहुत नीचे गए, बहुत नीचे गए।
तो ये जो इवेंट हैं, ये छोटी छोटी इवेंट्स हमें स्टडी करनी पड़ती है शेयर्स को वॉच आउट करने के लिए, कि कंपनी के ऊपर उन इवेंट्स का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो छोटी सी अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और रेगुलरली जब हम कंपनी की पोजीशंस को वॉच आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा या घटा सकते हैं उसी के अनुसार। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रिस्क तो सभी जगह लेना होगा, जहां आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वहां रिस्क होगा ही होगा। तो निफ्टी इसको बोलते हैं, NIFT, निफ्टी की 50 ऐसी कंपनियां या 50 ऐसे सेक्टर, 50 ऐसी कंपनियां या 50 ऐसे सेक्टर सेलेक्टिव होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, अलग अलग सेक्टर्स, आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा लगा दीजिए। अगर कोई सेक्टर बढ़ रहा है, उसका PE रेशियो, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्राइस अर्निंग रेशियो अगर अच्छा है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि निफ्टी अगर बढ़ेगा तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, और निफ्टी अगर गिरेगा तो शेयर्स की वैल्यू भी गिरेगी। तो आप निफ्टी बाई 50 में स्टॉक को लगा सकते हैं, अपनी वैल्यूज को लगा सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। अपनी सेविंग लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट ही देकर जाएगा। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई, एक लॉजिकली अगर आप समझें कि एक डीमेट अकाउंट के द्वारा आप किसी बैंक से ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को करने के बाद ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले सेविंग अकाउंट आपका ओपन होगा या ओपन करा लीजिएगा। उसके बाद एक डीमेट अकाउंट किसी भी कंपनी या बैंक में खुलवा लीजिए, और जो भी आपको ट्रेडिंग करनी है उसके लिए कोई कंपनियां जो आपको सेक्टर के थ्रू अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, या इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट के सेक्टर में आप उन चीजों को चूज करना चाहते हैं, जो सेक्टर आपको लगता है कि निफ्टी बाई 50 में बढ़ रहा है, जिसपे PE रेशियो उसका अच्छा आ रहा है, जिसकी ग्रोथ अच्छी आ रही है, आप वहां इन्वेस्ट कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मोर रिस्क मोर गेन। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से अपना इन्वेस्टमेंट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेविंग अगर आपने इन्वेस्ट की तो आपको लॉस भी हो सकता है। मोर रिस्क मोर गेन, जैसा कि मैंने बताया आपको।